शुरू करेंगे आज विश्व अर्थव्यवस्था। 10 से 12 नंबर या मैं कहूँगा 15 नंबर तक मेंस में से आने की संभावना रहती है। ऐसे मार्क की कोई वर्गीकरण नहीं है कि राजस्थान का इतना आएगा, विश्व का इतना आएगा, भारत का इतना आएगा। वो टोटल जो 65 नंबर का आपकी इकोनॉमिक्स आ रहा है उसमें एक पार्ट आपके विश्व अर्थव्यवस्था का भी है। ये समझना थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि पता नहीं कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस के बाद में इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, पहले सिलेबस लिखेंगे, सिलेबस के पॉइंट्स अपन लिख लेंगे कि अच्छा इस पॉइंट से इतने क्वेश्चन या ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। इससे आपका एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, सो अभी डिस्कशन करते हैं सिलेबस को लेकर। वर्ल्ड इकोनॉमी इंटरेस्टिंगली आपके सिलेबस में दो पार्ट हैं विश्व अर्थव्यवस्था के। दो भागों में इसको वर्गीकरण किया गया है। एक लिखा हुआ वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियां, इश्यूज एंड ट्रेंड्स क्या हैं। तो इकोनॉमिकल इश्यूज एंड ट्रेंड्स, और दूसरा जो सेगमेंट इसका है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अभी आपको कोई पूछे तो आपको बताना है कि जो विश्व अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है वो दो भागों में डिवाइड है। एक वैश्विक आर्थिक मुद्दे क्या है, इश्यूज क्या है एंड ट्रेंड्स क्या चल रहा है अभी, और दूसरा पढ़ना है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन। क्लियर हो गए? अच्छा, इसके दो टॉपिक्स लिख दिए इन्होंने, सब टॉपिक्स। जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई सब टॉपिक्स नहीं लिखे हुए। इसका मतलब यहाँ पे अपने को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा जिससे ये समझ में आ जाए कि जलवायु परिवर्तन में क्या पढ़ना है। क्लियर हो गया? वैश्विक आर्थिक मुद्दे और जो प्रवृत्तियां हैं, जो इश्यूज एंड ट्रेंड्स हैं, इसमें टोटल 3 चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। दूसरा पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। और तीसरा पढ़ना है WTO, विश्व व्यापार संगठन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पढ़ना है वर्ल्ड बैंक, इधर पढ़ना है IMF, और इधर पढ़ना है WTO, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई सब टॉपिक्स नहीं मेंशन है कि क्या पढ़ना है। इसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मेंस में बनने की संभावना है। ठीक है, अब विश्व बैंक में क्या पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या पढ़ेंगे, WTO में क्या पढ़ेंगे, इस पर तो बात करते हैं थोड़ी देर बाद में। पहले देख ले कि जलवायु परिवर्तन पर क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ेंगे। क्लियर? जो रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है इसकी परीक्षा का उसमें देखा गया है कि छोटे और बड़े दो प्रकार के क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन को लेकर पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गया ना?
एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंट जो सबमिट हुआ है इसके बारे में बताएं, या कोई बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से जलवायु परिवर्तन को लेकर आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसका एक लेआउट तैयार कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में आपको ठीक रहेगी। अच्छा, इतना सारा कुछ पढ़ के जाना है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। इसको देखते क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट चेंज में क्या क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड बताऊं आपको, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। देखिए, एक हिस्टोरी के रूप में 2 मिनट में चीज़ें समझ लें ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्लाइमेट चेंज है क्या, क्या क्या पढ़ सकते हैं क्लाइमेट चेंज में, कौन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1950 से दशक के आसपास से हल्का सा क्लाइमेट पे डिस्कशन होने लग गया था, जलवायु परिवर्तन को लेकर। भाई उस टाइम में कई छोटे छोटे देश भी स्वतंत्र हुए थे, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं वापस से पटरी पे आ रही थी। तो उस टाइम में क्लाइमेट को लेकर डिस्कशन शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, और पहला इसका जो आपको ऑफिशियल देखने को मिलता है वो मिलता है 1972 में। 1972 में विश्व के सारे देश एक जगह आए, सारे का नाम ले रहा है उसका मतलब मेजर कंट्रीज, और स्वीडन एक जगह है, वहाँ स्वीडन एक देश है, उसमें एक जगह स्टॉकहोम। तो ये विश्व के देश कहाँ पे आए सारे सारे? स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम। अभी यहाँ से धीरे 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 कौन से क्वेश्चन बनेंगे उस पर आ जाएंगे। तो स्टॉकहोम में सारे देश एक जगह आए, डिस्कशन शुरू किया कि जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास आउटपुट तो नहीं निकले, पर ये ज़रूर निकल के आया कि 20 साल बाद वापस से अपने को मिलना है। ठीक है, बहुत साधारण भाषा में इसको समझ लेते हैं। इसको 20 साल होती है 1992 में, 1992 में। तो फिर देश वापस मिलेंगे, और वापस मिले ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। क्लियर हो गया? ये जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन कर रहा हूँ, ये सारे 2-2 नंबर के, 5-5 नंबर के, या फिर जलवायु परिवर्तन के फ्रेमवर्क को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसका एक कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं अभी, और यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग आ भी जाएगी पूरी आपको। ठीक है। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में मिले, वहाँ एक कॉम्प्रीहेंसिवली बड़े तरीके से हर एक चीज़ को डिस्कशन में लाया गया, और इस रियो डी जेनेरियो वाला था, ऐसा समझे कि पूरी पृथ्वी एक जगह हुई थी, ऐसा कि विश्व के बहुत मेजर देश, इसलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, सम्मेलन, अर्थ समिट। और इस रियो डी जेनेरियो में कई सारी चीज़ें निकल कर आई, बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ, कई सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ, और इनको मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और अंतिम 5वीं। आप समझ पा रहे हैं? जलवायु परिवर्तन केवल एक टर्मिनोलॉजी नहीं है छोटी सी, जलवायु परिवर्तन तो बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, एक बड़ी टर्मिनोलॉजी, इसको समझना चाहिए अपने को। रियो डी जेनेरियो में अलग अलग चीज़ों को कैटेगराइज किया, समझ में आ गई बात? इसमें पहला लिया
जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, देखिए ध्यान से। जलवायु परिवर्तन ठीक है, पर जलवायु परिवर्तन के और भी तो कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारे इम्पेक्ट होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा देते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब पृथ्वी पर जो कुछ अवेलेबल है, फ्लोरा और फौना, जीव और जंतु जगत में, प्राणी जगत में, मतलब पौधे और प्राणी जगत में जितनी सारी वेराइटी है उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। तो इसका मतलब एक जैव विविधता मुद्दा हो जाएगा, एक मरुस्थल मुद्दा हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल। एक यहाँ पे निकल के आया एजेंडा 21, जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखते हैं, आपने लिखा हुआ है सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, संतुलित विकास, इस प्रकार से। और एक कुछ टारगेट्स हैं, इनका नाम आईची टारगेट है, उनको भी यहीं पे लिख देते हैं, आईची टारगेट। जब भी जलवायु परिवर्तन को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बड़ा क्वेश्चन, आप 1972 से शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्लास मेंस की है, पता है। मेंस की क्लास में बहुत से फैक्चुअल डिटेल, 1000 तरह के फैक्ट बता के उसका क्या सेंस तो निकलता नहीं है। परीक्षा में आपको या तो 15 शब्द में, 50 में, 2 शब्द में उत्तर लिख के आना है, और वो लिखने के लिए आपको फैक्ट से ही थोड़ी करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट चाहिए आपके पास में, एक आपको एक पूरी होलिस्टिक आपकी अप्रोच चाहिए, ठीक है। तो यही टॉपिक अगर आपको प्रीलिम्स में पढ़ाते तो और एक अलग लेवल से पढ़ाया जाता, अलग एक तरीके से पढ़ा देते। यहाँ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक एक अलग लेवल से पढ़ रहे हैं, ताकि मेंस में आप चीज़ें लिमिटेड टाइम में चीज़ों को मेमोराइज करके और लिख के आ जाएं। 2 क्वेश्चन की संभावना है, एक 15 शब्द का, एक 100 शब्द का, 50 वाला कम आने की संभावना है। ये तो बड़ा ही आ जाएगा कि जलवायु परिवर्तन के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके बारे में लिखिए, या 15 शब्द में आप CBD पूछ सकता है, UNFCCC पूछ सकता है, आपको एजेंडा 21 पूछ सकता है, UNCCD के बारे में पूछ सकता है, या फिर आईची टारगेट्स के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपको वियना प्रोटोकॉल या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछ सकता है, किगाली अमेंडमेंट के बारे में पूछ सकता है, पेरिस जलवायु समझौते के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपके? इसका मतलब ये समझ में आया कि जलवायु परिवर्तन को लेकर जो इश्यू चले वो इस प्रकार से चले, ठीक। अब देखिए ध्यान से, 15 शब्द का अगर क्वेश्चन आने की संभावना है, 15 वर्ड का, तो ये जो जलवायु परिवर्तन के लिए, इसका मैं फुल फॉर्म लिखता है UN और फिर CCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके लिए लिखते हैं अपन UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। एजेंडा 21 है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे 21 का मतलब 21वीं शताब्दी को रेफर किया गया है। और आपको पता है सस्टेनेबल जो सतत विकास के लक्ष्य है उनकी संख्या 17 है, और इनके टारगेट्स कितने हैं? 169। और आईची टारगेट, ये आईची जो जगह है ये जापान का एक शहर है, और यहाँ पे कुछ 5 कैटेगरीज में कुछ लक्ष्य तय किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, इनको लेकर आईची टारगेट्स बनाए गए। बहरहाल अभी तक आपको जलवायु परिवर्तन पे क्या समझ में आ गया? जलवायु परिवर्तन के लिए जो बात शुरू हुई वो 1972 के आसपास से शुरू हुई। बहुत इंटरेस्टिंगली इसको इंडिया के साथ भी जोड़ लेंगे। अभी आपको इस स्टोरी को समझना है। 72 में सबसे पहले स्टॉकहोम जो कि जगह है स्वीडन में, वहाँ पे मिले, तय किया गया 20 साल बाद मिलेंगे, कुछ नया करेंगे। 20 साल बाद मिले तो ऐसा मिले कि बहुत सारी चीज़ें निकाली। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है, 1992 में वहाँ पे मिले। पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में अगर आपको पूछता है तो आप लिख देंगे 1992 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में।
और ये 5 चीज़ें यहाँ पे निकल कर आई। 5 चीज़ों में पहली कौन सी? जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैव विविधता को लेकर, मरुस्थल को लेकर, एजेंडा 21 और आईजी टारगेट। ठीक है, अब होता क्या है? होता ये है कि परीक्षा में जो क्वेश्चन जाएंगे, परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस पर्टिकुलर इनके लिए पार्टीज बना दी कि हर साल इनके अब सम्मेलन होंगे। भाई चूंकि एजेंडा 21 का तो कोई सम्मेलन करने की जरूरत नहीं है आपको, आईची टारगेट का कोई सम्मेलन नहीं करना है ना, ये तो लक्ष्य है जिनको पूरा करना है। इन तीनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सम्मेलन करना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस करेंगे कौन? पार्टी करेंगे, तो इसको रख दिया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको रख दिया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब आपको ये कंफ्यूजन में नहीं रखना है खुद को कि यार ये अलग अलग कोप कैसे आ गए। कहीं लिखा हुआ कि कोप 21, कहीं वहीं पे लिखा हुआ इसी साल कोप 28, इसी साल लिखा हुआ कोप 27, तो ऐसे कैसे हो गया? देखिए ये 3 अलग अलग जो कोप्स हैं, ये जो कोप है ये जलवायु परिवर्तन को लेकर है, हर साल इसका आयोजन होता है। ये जो कोप है ये जैव विविधता को लेकर है, और ये जो कोप है ये मरुस्थलीकरण को लेकर है। बात समझ में आ गई? एक होमवर्क आपको मैं देता हूं, सीओपी और सीओपी, क्लाइमेट चेंज का जो सीओपी है इसका लेटेस्ट सबमिट है, लेटेस्ट सबमिट यूएनसीबीडी का जो लेटेस्ट सबमिट है और यूएनसीसीडी का जो लेटेस्ट सबमिट है। हालांकि अंतिम जब अपनी क्लास अभी आगे बढ़ रही है तब तो मैं आपको बता ही दूंगा सारी चीज़ें, पर आपके लिए होमवर्क है कि इन चीज़ों के एक एक सबमिट की 15-15 शब्द में तैयारी करके जानी। सारे सबमिट नहीं पढ़ के जाने, आने की संभावना नील है। सारे कोप थोड़ी याद होते, 27 कोप, 25 कोप, 21 कोप याद भी नहीं करने, ज़रूरत भी नहीं है। इनके जो लेटेस्ट कोप होते हैं, लेटेस्ट कोप, उन 15 शब्द में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर से इधर से इधर से अगर पूछा जाए तो। एजेंडा 21 पूछे या फिर सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित कीजिए या फिर संतुलित विकास किसे कहा जाता है, तब इस प्रकार का बना के और एजेंडा 21 लिख के और फिर एसडीजी गोल हैं जिनकी संख्या टोटल 17 है वो अपने को ध्यान में रखनी है। टोटल 17 के 17 टारगेट आपको याद नहीं करने हैं, केवल याद रखना है कि सब 17 जो एसडीजी टारगेट है 100 गुणित इनके लक्ष्य, ये भी डिस्कशन कर लेंगे। अभी तो अपन वो देख रहे हैं ना कि क्या परीक्षा के लिए है, क्या पूछ सकता है, और आईची टारगेट को भी डिस्कशन कर लेंगे। ये हुई बात इंटरनेशनल लेवल पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये केवल सम्मेलन है, ये कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, लॉज थोड़ी हैं, ये कानून थोड़ी है। इसका मतलब पर्टिकुलर एक एक चीज को प्रभावित करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, जैव विविधता के लिए, फिर ओजोन एक नया ही मुद्दा आ गया, ग्रीन हाउस गैस नया ही मुद्दा आ गया, हैजार्ड जो पोल्यूटेंट है वो एक नया ही मुद्दा आ गया, इनके लिए अलग अलग कानून बना दिए गए अब। तो ये तो होगी एक स्टोरी अलग से, और इसी स्टोरी के कंटेस्ट में देखेंगे, संदर्भ में देखेंगे, ये जो स्टोरी चल रही है इसके अलावा जब जब इनकी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं तब कोई अच्छा डिसीजन ले लेते हैं। अब वर्तमान समय में या वर्तमान से 15 साल पहले में सबसे बड़े मुद्दे जो चल रहे थे वो क्या क्या थे? पहला मुद्दा था यही आपका जलवायु परिवर्तन, तो या फिर मैं ऐसा कहूँगा ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस। दूसरा मुद्दा था ओजोन परत क्षरण, तीसरा मुद्दा है वो है प्रदूषण, चौथा जो बड़ा मुद्दा है वो जैव विविधता। ठीक, हर एक टॉपिक को इन डिटेल डिस्कशन तो करना ही है, एक सारा लेआउट बन जाए आपका, जो परीक्षा नज़दीक है उसको लेकर ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि आप लिखने के लायक हो जाए। मुद्दा ग्रीन हाउस गैसेस का है, मुद्दा ओजोन का, मुद्दा प्रदूषण का और मुद्दा जैव विविधता का है। तो ये तो सारे के सारे क्या हुए? कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुए,
इनके लिए फिर पर्टिकुलर क्या बनाए गए, कन्वेंशन का आयोजन या फिर प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित आपको दो प्रोटोकॉल्स याद रखने हैं, एक क्योटो प्रोटोकॉल और एक पेरिस जलवायु समझौता। समझ में आ गई बात? आप कुछ समझ पा रहे हैं इनको? पोच पोच नहीं करना है। अब क्योटो का नाम आए या पेरिस का नाम आए, दिमाग क्लिक करना चाहिए, किससे जुड़ा हुआ है, कैसे से। वियना नाम आए, मॉन्ट्रियल नाम आए या किगाली नाम आए, किससे जुड़ा हुआ है, ओजोन परत क्षरण से। समझ में आ गया? प्रदूषण को लेकर ये दोनों, जैव विविधता को लेकर दो, नागोया प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल। समझ में आ गया? अब इनको आपको एक साथ मिक्सअप नहीं करना है, याद रखना आपको कि भाई जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर अलग है, ओजोन को लेकर अलग है, जैव विविधता को लेकर अलग है। ये सारे के सारे कन्वेंशन जिनको 15-15 शब्द में थोड़ा थोड़ा हल्का सा देख लेना है। हाँ, देखो पोल्यूटेंट ऐसा है कि प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस ये अलग अलग हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे CO2 है, ये ग्रीन हाउस गैस तो है पर CO2 एक पोल्यूटेंट नहीं है, एक प्रदूषक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा और क्लियरिटी कर लेंगे अभी 2-5-1 मिनट बाद में, एक एक सम्मेलन को लेते हैं तब विस्तार के साथ में। ये मुद्दा इसको इधर से समझ लेना है। बात समझ में आ गई? इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तब आपका काम ठीक ठाक से चल जाएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर अगर पूछे तो ये मुद्दे हैं जिनको अपने को इनकी अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। समझ में आ गई बात? अब अगर सिलेबस की तरफ देखें तो देखिए, जो आर्थिक मुद्दे, प्रवृत्तियां, ट्रेंड है, उनमें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WTO रह गए, और इधर जलवायु वाले में अपने को मुद्दे समझ में आ गए कि कौन से मुद्दे पढ़ने हैं। ठीक, अब बात करते हैं विश्व बैंक की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की और WTO की। बात समझ में आ गई क्या? तो अब देखिए लेंगे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO, इनकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको अपने को समझ लेना है, उस पर बात करते हैं। देखिए, IMF प्लस वर्ल्ड बैंक प्लस WTO। ठीक, इन तीनों को प्लस 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 लगा के एक साथ लिखा, इसका भी रीजन है, ये भी अपने को समझ में आ जाएगा कि एक साथ क्यों लिखा है, इनको एक साथ क्यों पढ़ना है। देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, मैं एक पूरी स्टोरी एक साथ बता देता हूँ, फिर इसको लिख भी दूंगा। 1929 के आसपास वैश्विक आर्थिक मंदी थी, आप पढ़ते भी, वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, लंबे टाइम तक चली। 4-5 साल में मंदी को जब मैनेज किया, उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 45 में जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब विश्व के देश होश में आए कि अब तरलता जो है, लिक्विडिटी है, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, उसको मैनेज करना, विकासशील और जो अर्धविकसित और जो गरीब राष्ट्र हैं उनका डेवलपमेंट करना, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करना। मुद्दे तो 3 ही बड़े होते हैं विश्व स्तर पर, और चौथा जलवायु का मुद्दा होता है। कोई उस टाइम तक मानवाधिकार को लेकर ऐसा कोई मुद्दा था नहीं, तो एक तो जलवायु का मुद्दा बड़ा हो सकता है,
एक व्यापार का मुद्दा बड़ा हो सकता है, एक देशों के बीच में भुगतान का संतुलन बड़ा हो सकता है, एक वैश्विक विकास बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो इन 3-4 मुद्दों को लेकर जलवायु परिवर्तन को तो डिस्कशन कर लिया। इन 3 मुद्दों को लेकर फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पर बात शुरू करी। बात समझ में आ गया क्या यहाँ तक जो मैं कह रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO, इनका जो इतिहास है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? इसका इतिहास अपने को मिलता दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। क्लियर हो गया? दूसरे विश्व युद्ध के बाद में बात ऐसा समझे कि आप अमेरिका में जगह है ब्रेटन वुड। तो 1944 में इन सब मुद्दों को डिस्कशन में लाने के लिए, इनका सबका डिस्कशन करने के लिए 1944 में विश्व के देश एक जगह हुए, ठीक है। और उन्होंने डिस्कशन शुरू किया किस किस को लेकर? एक लिक्विडिटी, तरलता, आपको मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान के संतुलन को समझें आप, समझ में आ जाएगा जब इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए BOP को लेकर IMF जैसी संस्था के गठन की बात की गई। विकास, डेवलपमेंट के लिए विश्व बैंक की चर्चा, और इंटरनेशनल व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा की गई। और ये कहाँ पे की गई? ब्रेटन वुड में। कब? 1944 में ब्रेटन वुड। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बात सहमति बनी नहीं देशों के बीच में, तो ये तो रह गया पेंडिंग में। और IMF प्लस वर्ल्ड बैंक ये स्थितियों में आ गए। कब? 1944 में। इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, ब्रेटन वुड जुड़वा कहा जाता है। परीक्षा में आपको 15 शब्द का सवाल पूछ सकता है ब्रेटन वुड ट्विंस के बारे में। ब्रेटन वुड जुड़वा क्या है? तो क्या कहेंगे कि तरलता, बैलेंस ऑफ पेमेंट और वैश्विक विकास हेतु अमेरिका के ब्रेटन वुड में 2 संस्थाओं पर चर्चा की गई, का गठन किया गया, जिसमें एक विश्व बैंक है और दूसरा IMF है। इन्हीं को ब्रेटन वुड जुड़वा कहा जाता है और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड व्यवस्था कहा जाता है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो जाएगा? चलिए अब चलते थोड़ा सा आगे। तो चलो 2 संस्थाएं तो आपने बना ली, एक IMF बना लिया और एक आपने वर्ल्ड बैंक बना लिया, पर ITO की जो बात थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बात थी ITO की, वो ITO तो पूरा हो ही नहीं पाया। समझ में आ गई बात ये? अब ITO पूरा नहीं हो पाया तो आपको गठन तो ITO का भी करना है। अब ITO मतलब ITO में क्यों बोल रहा हूँ? ITO इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की चर्चा ITO की थी, जबकि नाम इसका क्या रखा गया? WTO। तो WTO उस टाइम में नहीं रखा गया है असल में। समझ में आ गया? तो हुआ यूं कि 1947 में एक हवाना चार्टर आया। 1947 में, याद रखेंगे इसको। कौन सा चार्टर? हवाना चार्टर। क्योंकि यहाँ से 2 वार्ताएं शुरू हो गई, तो 1947 में हवाना चार्टर के द्वारा किसका गठन किया गया? ITO तो नहीं बन पाया, WTO भी नहीं बन पाया, GATT, इसको बोलते गेट। समझ में आ रहा है क्या आपके? 44 में ब्रेटन वुड व्यवस्था के तहत में IMF और विश्व बैंक बन गया, और केवल विश्व व्यापार संगठन पर चर्चा हुई जो कि पूरी नहीं हो पाई। तो ये जो ITO है, ITO क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि उस टाइम में वर्ड ITO ले रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो खैर बना नहीं, फिर तो आपको WTO बनाना है। WTO भी नहीं बना, तो WTO के स्थान पर कौन सा एक एग्रीमेंट साइन में आया? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, ट्रेड और टेरिफ पर एक गेट नामक एक एग्रीमेंट पर साइन किए। लगभग विश्व के 23 देशों ने इस पर सिग्नेचर कर दिए।
इसका मुख्यालय उधर जेनेवा में रखा। बात समझ में आ गई ना। ये जो गेट है इसके फिर कई राउंड की चर्चाएं चली। आप अगर इस बात को पकड़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन आपको समझ में आ जाएगा। इसके 8 राउंड की चर्चाएं चली, मतलब राउंड की चर्चाएं होती रहती थी। और इसका जो अंतिम राउंड था वो 8वां राउंड था। और 8वां राउंड 86 से लेकर लगभग 1994 के आसपास तक चला, 86-94 तक। और उसमें एक अंतिम रूप से एक समझौता, उसका नाम है मराकेश समझौता। समझ में आ गई। तो उरुग्वे जो दौर है, 8वां दौर, उसका नाम उरुग्वे दौर रखा गया। उरुग्वे दौर वार्ता। ठीक। और ये जो उरुग्वे दौर है इसमें अंतिम रूप से एक हस्ताक्षर हुए, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। और उसका नाम कौन सा एग्रीमेंट है? मराकेश। और मराकेश एग्रीमेंट के तहत 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर किसका गठन कर दिया? बात समझ में आ गई क्या आपके? तो WTO आया कैसे? WTO ऐसे आया, अगर इस स्टोरी में वापस से बैक में चलते हैं, आप आराम से सुने, याद हो जाएगा। अगर आप आराम से इसको सुनेंगे तो ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले विश्व में कई चीज़ों पर चर्चा करने के लिए देश एक जगह हुए, पहली बार हुए कहाँ पे? नहीं, ब्रेटन वुड में। वो तो जलवायु का था। यहाँ तो वो तो मुद्दा पूरा हो गया ना, यहाँ तो अब इकोनॉमिक मुद्दे आ गए। तो अर्थव्यवस्था के मुद्दों को डिस्कशन करने के लिए अमेरिका के ब्रेटन वुड में एक जगह हुए। समझ में आ गई बात ही। अब वहाँ पे 3 चीज़ों पर चर्चा की गई। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की, भुगतान संतुलन की, एक विश्व में जो विकसित और जो विकासशील देश उनके डेवलपमेंट के लिए, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। व्यापार वाली बात तो बनी नहीं, और इन दोनों के लिए संस्थाओं का जरूर गठन हो गया। एक का नाम रखा IMF और एक का नाम रखा वर्ल्ड बैंक। समझ में आ गया यहाँ तक बात? ये कहाँ से डेवलप हुई है संस्थाएं? ब्रेटन वुड से। इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। क्लियर होगी बात ही। तो ब्रेटन वुड ट्विंस, इसका मतलब ये ब्रेटन वुड नामक की जो एक ब्रेटन वुड नामक का जो सिस्टम था, व्यवस्था थी, उसके तहत 2 संस्थाएं आपको बनानी थी। एक बना IMF और एक बना विश्व बैंक। पर एक चीज़ अधूरी रह गई, और वह क्या थी? WTO। तो अब WTO की सारा सिस्टम शुरू होगा। तो WTO डायरेक्ट नहीं बना, पहले गेट बना फिर WTO बना। अब गेट कैसे बनेगा? गेट ऐसे बना कि साहब ये तो बात 44 में पूरी हो गई। अब 47 में हवाना चार्टर के तहत, हवा ऐसे याद रखना कि भाई हवाना चार्टर है, और हवाना चार्टर के तहत हवा कहाँ से आती है? गेट से। हवा ना गेट से आएगी हवा। तो हवाना चार्टर से गेट की स्थापना हो गई, और विश्व के 23 देशों ने उस टाइम में उस एग्रीमेंट पे साइन कर दिए। ठीक है, और गेट बन गया। गेट क्या था? एक एग्रीमेंट था। किसको लेकर? व्यापार को लेकर, देशों के आपसी बीच में। ठीक है, ट्रेड के लिए एक एग्रीमेंट था। गेट की जब मीटिंग होती थी उनको बोला गया राउंड, वार्ता राउंड। तो कई सारी वार्ताएं चलती रही। 8वें राउंड में जो 8वें नंबर की जो मीटिंग थी, ऐसा समझे, उसमें डिस्कशन हुआ कि अब जो गेट है वो इतना प्रासंगिक नहीं है वर्तमान विश्व व्यवस्था के अनुसार, तो कोई दूसरा एक संगठन बनाया जाना चाहिए। ये मात्र एक एग्रीमेंट है, और अब क्या बनाया जाना चाहिए? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए। तो इसी में उरुग्वे और में मराकेश समझौता हुआ, और उस मराकेश के तहत गेट के स्थान पर किसका गठन कर दिया? WTO का। परीक्षा में क्या क्या आ सकता है? यहाँ से आपको 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जा सकता है, ब्रेटन वुड व्यवस्था क्या है? पहला सवाल, व्हाट इज ब्रेटन वुड सिस्टम? पहला। दूसरा, ब्रेटन वुड जुड़वा क्या है? ठीक है। हवाना चार्टर किससे संबंधित है? हवाना चार्टर पर 15 शब्दों में लिखा सकता है। गेट की फुल फॉर्म, गेट का गठन, गेट कब बना, तो आप याद रखेंगे 1947 में हस्ताक्षर हुए थे। 48 में सारे हस्ताक्षर के अस्तित्व में आए, और शुरुआत में कितने देश रखे गए? 23 देश। और ये जो काम करता था, बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का काम करता था, टेरिफ और नॉन टेरिफ के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये आपका हो गया गेट। अब आपको पूछे कि WTO, 15 शब्द आपको पूछ ले, तो आप क्या बताएंगे? WTO पर आपको पूछे तो आप बता देंगे कि साहब WTO है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के लिए 1 जनवरी 1900
95 को अस्तित्व में आया, और कौन से एग्रीमेंट के तहत? मराकेस। अब मान लो पूछ लिया आपको ब्रेटन वुड व्यवस्था क्या है, क्या बताएंगे? ब्रेटन वुड व्यवस्था 15 शब्द। ब्रेटन वुड व्यवस्था। भाई सेकेंड जब वर्ल्ड वार हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध के बाद में जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार था, उसके बाद में विश्व व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, उनको उनमें सुधार करने के लिए विश्व के देश ब्रेटन वुड में मिले, और वहाँ पर जॉन मेनार्ड किन के अध्यक्षता में, किन्स थे, किन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अध्यक्षता में मिले, और जो डॉलर है उसको अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में उसको मान्यता देने के लिए, और साथ ही साथ में IMF और विश्व बैंक नामक दो संस्थाओं का गठन कर दिया गया। तो आपको 1500 दिन ब्रेटन वुड पे पूछे तो क्या क्या बता सकते हैं, बताएं कब हुआ? आप ऐसे लिखेंगे सीधा 1944 में। किसकी अध्यक्षता में? किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स की अध्यक्षता में। क्यों किया गया? विश्व व्यवस्थाओं के लिए, और डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में। और कौन सी दो संस्थाओं का गठन हुआ? IMF और विश्व बैंक। हो गया। ये 15 शब्द में आपको ऐसा लिख के आना है, विश्व बैंक। और इन्हीं को क्या कहा जाता? ब्रेटन वुड जुड़वा ट्विंस का। हो गया। तो आप कर देंगे इतना, समझ में आ गया? तो अभी तक के सवाल में क्या क्या परीक्षा में आ सकता है? यहाँ से एक सवाल, और वो कौन सा है? ये सामने लिखा हुआ है। बाकी अगर याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बड़ी बात नहीं। मैंने इतना ही दबा, ब्रेटन वुड में दोनों आ गए, हवाना चार्टर से गेट बन गया, और मराकेश से WTO बन गया। बस समझ में आ गई बात ही। अब चलते हैं अपन विश्व बैंक की तरफ, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक अब विश्व बैंक देख लेंगे, फिर अपन देख लेंगे IMF। विश्व बैंक कब है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी संरचना कैसी है, इसके उद्देश्य क्या है, समूह क्या है, सीमाएं कितनी है, भारत और इसका संबंध किस प्रकार का है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। सवाल क्या क्या बन सकते हैं चर्चा करेंगे। विश्व बैंक, अच्छा विश्व बैंक में क्या क्या पढ़ सकते हैं? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्थापना, उसके बाद में देखेंगे इसकी संरचना, उसके बाद में देखने वाले इसके उद्देश्य, उसके बाद में विश्व बैंक समूह देखेंगे, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, और भारत का क्या है। ये सवाल बनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। अगर मुझे कोई ये कहे कि इससे एक सवाल कहाँ से आ सकता है, तो आ सकता है इसकी समूह से। विश्व बैंक कोई एक बैंक नहीं है, कि ग्रुप्स ऑफ बैंक ऐसा बोल सकते हैं। 5 बैंकों का समूह है विश्व बैंक, कोई एक बैंक नहीं है। समझ में आ गया क्या? इसके समूह में बात करेंगे। सबसे पहले इसका देखेंगे स्थापना। तो स्थापना में आप इतना याद रखेंगे, 1945 में 44 में ब्रेटन वुड आया, और उसके तहत इसकी स्थापना हुई। और कब हुई? 1945 में। और डेट याद रखें तो 27 दिसंबर, सर्दी का टाइम था, 3-4 दिन लेट हो जाते तो 46 में बनती फिर। तो 27 दिसंबर की बात है, 1945 में स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है। और सदस्य कितने? 189 सदस्य हैं। ये तो तब है जब आपको बेसिक फैक्ट ही पूछ ले परीक्षा में, तो क्या बताएंगे? और सदस्य कितने इसमें? 189, 189। अब इसकी स्ट्रक्चर की, तो विश्व बैंक पर आए तो आप इस प्रकार से, बड़ा सवाल तो नहीं आएगा विश्व बैंक पर, आ जाए तो आप इस प्रकार से इसकी कैटेगरी करेंगे। कब? 27 दिसंबर 1945 है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे? वाशिंगटन DC में मुख्यालय, 189 इसमें देश है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उस संरचना को आप ऐसे समझेंगे,
तो OTS बैच वालों के एक फ़ायदा है, सारे सब्जेक्ट उनको इसी प्रकार से तैयार हो रहे हैं। उनके करना क्या है, जितने नोट्स आपको बनाए जा रहे हैं वैसे नोट्स आपको सब मिल ही रहे हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है और क्लास आपको केवल देखते रहना है। और OTS में एक मज़ा और एक सारे सब्जेक्ट मैं खुद कवर करवा दूंगा आपको, चौथा पेपर, तीसरा, दूसरा, पहला। तो आपको तो केवल परोसावा मिल जाएगा, केवल और केवल उसको सुनना है, याद भी करवा देंगे आपको। तो ठीक, इसकी संरचना को ऐसे समझेंगे, सबसे ऊपरी ऊपर तो होता है इसका MD, प्रबंधक निदेशक। नीचे होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं काउंसिल, परिषद, गवर्निंग काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस संरचना को आगे लिख लेंगे ताकि ठीक हो जाए, ऐसा होत पहुँच हो जाएगा। तो विश्व बैंक की संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर। संरचना ऐसे समझेंगे, संरचना में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले नीचे नीचे क्या है इसका, ऊपरी ऊपर क्या होएगा, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर एक। उसके बाद में इसका है EC, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, जिसमें 24 सदस्य होते हैं कार्यकारी परिषद में। चौबीस सदस्य। नीचे नीचे हो सकता है बोर्ड ऑफ गवर्निंग काउंसिल। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, सभी सदस्य होते हैं इसमें, और सबसे बड़ी नीति निर्माण का ये ही संस्था है बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी, सबसे बड़ी संस्था। क्या पूछेगा परीक्षा में ना, डिसीजन मेकिंग इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और जो सारे सदस्य 189 वो इसके सदस्य होते हैं, BOG के, बोर्ड ऑफ गवर्निंग के सभी सदस्य होते हैं इसमें। मान लो कभी परीक्षा में भूल से भटक से आपको पूछ ले 15 शब्द में, तो आप लिख क्या जाएंगे, क्या लिखेंगे साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर है और कार्यकारी परिषद 24 होते हैं, और इधर सबसे ये बड़ा है और इधर 26 में सदस्य होते हैं। ठीक है, 189। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या है। ये प्रश्न आ सकता है कि विश्व बैंक के उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य बताइए। ठीक, अब बात कर लेते हैं उद्देश्य की। तो ये समझ में आ गया ना आपके इधर वाला, ये वाला संरचना। संरचना में 3 चीज़ें, सबसे ऊपर MD फिजिशियन है, MD मेडिसिन है, फिर MD ऑर्थो है, MD गायनोलॉजिस्ट है, MD। उसके बाद में EC का मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, कितने सदस्य हैं, 24। और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कितने हैं, लगभग 189 सदस्य हैं। तो सबसे बड़ी बॉडी कौन सी होगी, BOG। अब देखते हैं इसके उद्देश्य। इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आप विश्व बैंक के उद्देश्य लिखिए 15 शब्द में, या फिर 50 में तो आने की संभावना कम है। अब अगला देखते हैं इसके उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, उद्देश्य क्या क्या है, कई सारे उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है, विकास पुनर्निर्माण करना। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट रीस्ट्रक्चर करना। जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो अर्थव्यवस्थाएं जर्जर हो गई थी, खत्म होने वाली थी, खत्म होने की कगार पे थी, उनका क्या करना, पुनर्निर्माण करना। जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं उनको, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको लोन देना, तकनीकी सहायता देना, उनमें गरीबी दूर करना, पर्यावरण को लेकर बात करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, व्यापार को भी एक तरफ बढ़ावा देता है, सुशासन को बढ़ावा देता है। तो अगर आपको उद्देश्य पूछे विश्व बैंक के, तो कई सारे उद्देश्य हैं, उनमें से अपन ऐसा लिख सकते हैं उद्देश्य में। उसको आप पहला ऐसा समझें कि ये जो करता है पुनर्निर्माण का काम करता है, पुनर्निर्माण, सॉरी, पुनर्निर्माण किसका करेगा, रिस्ट्रक्चर। ये जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस हैं इनके लिए। समझ में आ गया ना, जो डेवलप और डेवलपिंग जो नेशंस हैं, जो लिस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग जो नेशन है, अल्प विकसित और विकासशील जो देश हैं, उनके लिए डेवलपमेंट रिस्ट्रक्चर का काम करना। ठीक है। दूसरा,
गरीबी की तरफ काम करना, पॉवर्टी को कम करने का प्रयास करना, गरीबी को क्या करना, कम करना। दूसरा, जीवन स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर के बाद में स्वास्थ्य के बाद में व्यापार, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, पर्यावरण, शांति व समृद्धि। सुशासन। देखिए ये आपको ये लगेगा कि थोड़ा सा शॉर्ट में और जल्दी कर रहे हैं। देखिए ये तो यूट्यूब के लिए क्लास है। अगर आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है तो ये OTS बैच एक चल रहा है, उस OTS बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारे सब्जेक्ट डिटेल के साथ में मैं करवा रहा हूँ। मतलब चौथा पेपर, तीसरा, दूसरा, पहला, सारा कंप्लीट, पूरे मेंस के सारे सब्जेक्ट, 16-17 सब्जेक्ट। और ये तो चलो यूट्यूब पे हर एक साथ अपने को कंप्लीट करने का है कि अभी फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, या चाहते हैं कि चीज़ों को सिस्टमेटिक करें और इतना ही पढ़ें जितना परीक्षा के लिए काम का है, टू द पॉइंट चीज़ों को याद करना है, तो फिर आप OTS बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि थोड़ा सा यूट्यूब पर सीमाएं भी होती हैं कि यूट्यूब पे आप उतना पूरा डिटेल के साथ में सारी चीज़ें नहीं बता सकते। बताया तो फिर उन बच्चों के थोड़ा सा इश्यूज आता जो ये सोचते हैं कि हमने तो कोर्स लेके फिर पैसे दिए तो फिर हमने क्यों दिए। तो आप, या फिर आपको सेपरेटली चौथा पेपर पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश के लिए, वो भी दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत सिंपल भाषा में आपको करवा दूंगा। या फिर मेंस के केवल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, छोटे सब्जेक्ट, एथिक्स, पब्लिक एड, तो भी कर सकते हो। कंप्लीट करना तो OTS बैच है, इसमें ये नंबर है, या तो इस पर कॉल कर सकते हैं आप, या फिर इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 422 है 8000956422। आप बात कर सकते हैं। यूट्यूब पे मज़ा आता तो यूट्यूब से ही पढ़ते रहो, फिर बैच की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उद्देश्य पूछे तो आपको परीक्षा में ऐसे उत्तर को ऐसे लिख के आना कि उद्देश्य हो गया इस प्रकार का, सुशासन हो गया, व्यापार हो गया, गरीबी हो गया, आर्थिक विकास हो गया, जीवन स्तर बढ़ाना, स्वास्थ्य को बढ़ाना, ये सारे सारे मुद्दे किसके हैं, विश्व बैंक के। किस क्या पढ़ना अपने को, उद्देश्य पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे कौन सा मुद्दा आएगा अपना, आगे है समूह, है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। विश्व बैंक समूह के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। कि मैंने आपको जैसा बताया कि विश्व बैंक कोई एक बैंक नहीं है, ओके, ग्रुप्स ऑफ बैंक है। ये अपना पूरा देखिए, पूरा भी हो जाएगा थोड़ी देर में। स्थापना हो गया पूरा, संरचना हो गया पूरा, उद्देश्य पूरे हो गए, ये 3 चीजें। विश्व बैंक समूह है, इसकी तरफ बात करते हैं। विश्व बैंक समूह है, इसका मतलब वर्ल्ड बैंक जो है, बैंक वो एक बैंक नहीं होगी, क्या है, 5 बैंकों का एक ग्रुप है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो परीक्षा के लिए पूछी जा सकती है, वो पूछ सकता है कि विश्व बैंक समूह के बारे में आप लिखिए। तो विश्व बैंक समूह को 2 भागों में बांटते हैं, एक समावेशी संस्था और एक निवेश वाली संस्था। 2 संस्थाएं समावेशी हैं और 3 संस्थाएं निवेश को लेकर काम करती हैं। बात समझ में आ गई। तो विश्व बैंक समूह को कितने भागों में बांट लेंगे, 2। एक कौन सा समूह हो गया, समावेशी, इंक्लूसिव, और एक हो गया निवेश, इन्वेस्टमेंट, निवेश। ठीक है, 2 संस्थाएं समावेशी हैं, एक IBRD और एक IDA है। इनकी डिटेल अभी चर्चा करते हैं, आप तो केवल इतना लिख लें, IDA और IBRD। IDA, IBRD। डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, IFC, है
ICSID और एक है MIGA MIGA। ये याद रखना, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को लगेगा इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, इनके नाम लिखवा रहे हैं। जैसे कैसे याद करेंगे? आइडिया आइडिया लेना किसका? IB का। IB क्या होता है? हाँ, इंटरनेशनल ब्यूरो। अच्छा, तो आइडिया लेना है IB का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। आइडिया IB का। फिर आप कौन सी ID किसकी चाहिए आपको? ICS जो होता है, इंडियन सिविल सर्विस की ID चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? IFC, और अंतिम रूप से आपको MIGA याद करना है। नहीं याद हुआ पर याद करना पड़ेगा। सबसे पहले है IDA, आइडिया लेना है। आइडिया किसका लेना है? IB का, वो तो निपट गए दो। तो आइडिया लेना है IDA, आइडिया ऐसे याद रखेंगे। और IBRD, एक ऐसी कहानी क्रिएट करो दिमाग में कि आपको आइडिया लेके आना है किसका? आइडिया लेना है किसका? IBRD का। हो गया, ये दो तो हो गए। अब तीन और याद कर लो। एक होता IFS, तो IFS मत याद करो, IFC याद कर लो। इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस होती है, IFS बोलते हैं उसको। IFS नहीं होगा, आपको निवेश करना पड़ेगा पढ़ाई का टाइम, तब आप क्या बन सकते हैं? IFC बन सकते हैं IFS की बजाय। या फिर क्या बन सकते हैं? ICS में जा सकते हैं। ICS इंडियन सिविल सर्विस जो पहले हुआ करती थी, ICS के लिए ID मिल सकती है आपको। या फिर आप क्या कर सकते हो? MIGA ऐसे याद कर लो, क्रिएट कर लो, याद रह जाएगा। अभी चलो याद करवाते हैं। आपको पूछे कि विश्व बैंक संस्थाओं में कितने हैं, तो 5 हैं। सबसे पहले कौन सा है? समावेशी वाला। और दूसरा कौन सा है? हाँ, तो ये है इन्वेस्टमेंट वाला। और इधर है इंक्लूसिव, याद करो अभी। इंक्लूसिव में कितने हैं? 2। पहला है IDA, आइडिया किसका लेना है? IBRD का। IBRD अभी याद करवा देंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए कितने याद करने? 3 याद करने। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करोगे तो क्या बन सकते हो? IFS या IFC बन सकते हो, या फिर क्या बन सकते हो? ICS अधिकारी बन सकते हो, उसकी आइडिया आपके पास में आ सकती है। एक MIGA MIGA याद रह जाएगा क्या? ये 5 ग्रुप्स हैं जिससे मिलकर विश्व बैंक बनता है। अब एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे IBRD की, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, IBRD आपको हर एक बैंक पर 15 शब्द में सवाल पूछ सकता है। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या याद करेंगे? IBRD, इस पर सवाल पूछा जा सकता है, IBRD पर। दूसरा आपको पूछ सकता है IDA पर। तो मान लो आपको पूछ लिया कि IBRD क्या है, तो इसकी सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिखेंगे। फुल फॉर्म मैं दोनों तरह से बता दे सकता हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। हिंदी में देता हूँ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और हिंदी में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो अब आपको नाम में क्या समझ में आ रहा है कि ये पुनर्निर्माण का काम करेगी, डेवलपमेंट का काम करेगी। तो क्या हिंदी में क्या लिखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण शाबाश एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। स्थापना कब होगी? ओबीएस है कि 1945 में होगी। इसकी स्थापना 1945 में हुई। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? ये क्या काम करेगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो अर्थव्यवस्थाएं जर्जर हो गई थी, उनका क्या करना? निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, उनका विकास करना। इसके लिए 2 चीज़ें देती है, पैसे भी देती है और तकनीक भी देती है। गरीबी बढ़ाएगी वहाँ पे और उत्पादन को बढ़ाने का काम करेगी। कौन सी बैंक? गरीबी कम करेगी। ओह ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे तो पता ही था। मैं तो जानबूझ के आपकी परीक्षा ले रहा था। हाँ, एक्टिव हो कि नहीं हो, क्योंकि टीचर तो बोलेगा वो बात तो
वो स्वीकार कर ही नहीं सकता कि मैंने गलत बोल दिया है, पर मैंने गलत ही बोल दिया था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक तो क्या करेगा ये? तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार, उसके बाद में जो अर्थव्यवस्थाएं जर्जर हो गई थी, उन जर्जर अर्थव्यवस्थाओं के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए काम करेगा। तो ऐसे इकोनॉमी जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में बिल्कुल रुंड हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, उनको डेवलपमेंट करने का काम करेगा। और इन देशों में क्या करेगा? तो पैसा दे देगा, फाइनेंस कर देगा उनको, तो वित्त और तकनीक का वो देने का काम करेगा। और दो चीजें, गरीबी को क्या करेंगे, ये कर देंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आ गया? एक बैंक क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको बता देंगे आप लोग। ठीक, अब ये हो गया IBRD। अगला चलते हैं, दूसरा बैंक है अपना। क्या लेना आपको? आइडिया लेना है तो ले लेते हैं आइडिया। IDA क्या फुल फॉर्म होगी? यस, ये एजेंसी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। ये स्थापना बहुत बाद में होती है इसकी। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है ये। 1500 में आइडिया है तो क्या बोल देंगे? विश्व बैंक समूह का एक बैंक है। यहाँ तो लाइन फिक्स होगी पांचों में, विश्व बैंक समूह में शामिल एक बैंक है। अब उसकी स्थापना 45 में हुई थी, इसकी कब हुई थी? 60। तो आपको आइडिया 60 में लेना है। कब लेना है? 60 में। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1960 में। क्या करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको आइडिया लेना है किसी को, तो शॉर्ट टर्म का नहीं लेना है, दीर्घकालीन आपको क्या करना है? आइडिया लेना है। तो ये जो लोन देने का काम करेगी, ये लोन दीर्घकालीन देगी, दीर्घकालीन लोन। और यहाँ पे जो लोन मिलेगा वो सस्ता मिलेगा, रियायती दर पर मिलेगा, इसलिए ये लिबरल विंडो है, उदार खिड़की। ये पर्सन छोटी परीक्षा में तो बहुत बार पूछता है, जैसे जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, छोटी मतलब वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें बहुत बार पूछता है कि विश्व बैंक की उदार खिड़की किसे कहा जाता है? किसको? आइडिया वाली खिड़की है। ठीक है, तो ये लोन देगा, वो दीर्घकालीन देगा, रियायती दर पर देगा। इनकी जो रेट होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, कम होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उदार खिड़की। एक चीज और याद रखेंगे आप, इससे ज्यादा नहीं लिख के आना है कहीं भी। अगर मान लो 100 शब्दों में आ गया कि विश्व बैंक समूह की बैंकों को लिखिए, तो भी 5 बैंक के 20-20 शब्द ही आपके हिस्से में आएंगे, तो 100 शब्द हो जाएंगे। और अगर अकेला आया तो भी 15 शब्द में आएगा, तो भी 20 शब्द आपको लिख के आ जाने। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि भारत जो है, इंडिया वाले तो वहाँ भागते हैं जहाँ पे उनको क्या मिले? सस्ता मिले, थोड़ा सा आराम तरीके से मिल जाए। तो भारत ने जो लोन सबसे ज़्यादा लिया वो कहाँ से लिया है? इसी से। तो कहाँ है? तो लोन का बहुत लाभ उठाता है। क्लियर हो गया ना? ये आपका हो गया आईडीए, जो कि समावेशी वाले दोनों आपको क्लियर हो गए। तो मान लो समावेशी का पूछता है तो ये IBRD पूछे तो आप ये करके आ जाएंगे, और आपको अगर IDA पूछे तो ये बता के आ जाएंगे। अब बात करते IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में। 60 में स्थापना होगी किसकी? IDA। ऐसे याद करना कि जो IDA है, DA जीरो सा लग रहा है, ये 60 में स्थापना होती है इसकी। और ये 0 पर इंटरेस्ट रेट पर दे देता है, कम कम पर। और एक खिड़की सी बन गई आपको, उदार की खिड़की, याद रखेंगे। तो आइडिया आता ही। अब भाई परीक्षा में क्या होता है, अगर 2 शब्द भी पकड़ में आ गए ना मेंस में, 1 नंबर का जुगाड़ हो जाता है। आइडिया आप गया तो आइडिया आते ही एक लाइन तो फिक्स हो गई कि विश्व बैंक समूह की एक बैंक है जो कि समावेशी विकास पर काम करती है, इतना तो लिख दिया। और फिर अगर आपने ये लिख दिया कि इसकी स्थापना 60 में हुई, 0 इंटरेस्ट रेट पर देता है, लिबरल है, और 0 खिड़की है, और भारत ने खूब 0 लगाए उधर जाके
काम हो गया आपका। अब बात करते हैं आईएफसी। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है ये आईएफसी है। ये ऐसे याद रखना है कि जो निजी ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठनों के या किसी देशों की कंपनियां, जैसे रिलायंस है, रिलायंस को अगर पैसे चाहिएंगे और अगर विदेश से फंडिंग लानी है तो वो आईएफसी के पास जाएगा। इसका मतलब ये जो आईएफसी है, ये जो लोन आपको प्रोवाइड करवाएगा, ये निजी क्षेत्रीय जो संगठन हैं उनको दे देता है। बात समझ में आ गई ना, ऑर्गेनाइजेशंस को देता है। तो अगला जो तीसरा मुद्दा रहेगा वो कौन सा रहेगा अपना, आईएफसी। इसका काम ही उद्योगों को वित्त देना है, औद्योगिक वित्त देता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ओह, ये तो सहयोग हो गया। ये भी मैंने क्या लिखा है, गलत जानबूझ के। आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये आईएफसी जो है, इस जैसे 56 घूमते हैं, राजस्थान का जब एकीकरण पूरा हुआ उस टाइम इधर आईएफसी बन गया। आईएफसी, आईएफसी क्या देता है ये औद्योगिक वित्त प्रदान करने काम करता है। बस इतना ही लिख देना, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक वित्त। समझ में आ गया ना। तो आईएफसी, आईएफसी रखना भाई, आईएफसी, आई फॉर इंडस्ट्रीज, ऐसा कुछ करके याद रख लेना, ठीक है। अब बात करते आईसीएस आईडी, चौथा। इसकी आईसीएस आईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट आ रहा, सेटलमेंट करें, डिस्प्यूट का सेटलमेंट करें, तो देशों के बीच में विवाद होते हैं, जब डबल डबल सिक्स लगाने लग जाएं दोनों देश आपस में, समझ में आ गया ना, तो क्या होता है, तब ये डिस्प्यूट को सेटल करवा देता है। चलिए चौथा, आईसीएस आईडी। क्या फुल फॉर्म होगी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्ट डिस्प्यूट्स। इन्वेस्टमेंट के जो डिस्प्यूट है उनका सेटलमेंट कराने काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र। तो ये आईसीएस आईडी जो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र, ये हो गया आईसीएस आईडी। तो क्या बताएंगे आपको, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। कब स्थापना हुई, बराबर बराबर का डिस्प्यूट होगा ना, तो ये देखो ये 6 और 6 का डिस्प्यूट हो जाएगा बराबर का, तो इसकी 66 में स्थापना हुई। नाम में इसके छुपा हुआ है कि ये क्या करता है कि दो देशों के बीच में अगर कोई सेटलमेंट करवाना है, उनके डिस्प्यूट हो गए तो उनको अगर रिजोल्व करवाना है तो ये क्या करता है, निर्णय देता है, और इसके निर्णय क्या है, बाइंडिंग है देशों पर। भारत इसका सदस्य नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है ना, क्यों, क्योंकि भारत को ऐसा लगता है कि इससे अपनी संप्रभुता खराब होती है। सॉवरेंटी, सॉवरेंटी का मतलब अपना जो सुप्रीम जो शक्ति है, अभी ये कहेगा कि आप ये मान लो तब वो मानना पड़ेगा अपने को, तो फिर अपन कहाँ, अपन तो किसी इंटरनेशनल पावर के अधीन हो गए। तो भारत है वो आईसीएस आईडी का सदस्य नहीं है। तो इसमें ये क्या काम करता है कि विवाद को निपटाने पर सुलह करवाता है, और इसके जो निर्णय हैं, डिसीजंस, वो बाइंडिंग है। निर्णय क्या है, वो बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी है। समझ में आ गया। और भारत इसका सदस्य नहीं है। ये हो गया आपका पूरा।
अब बात करते हैं पांचवे की। पांचवा मीगा, एम, अगले पेज पे ले लेते हैं। मीगा, MIGA, क्या फुल फॉर्म होगी? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये मल्टी बहुपक्षीय जो निवेश होता है उसकी गारंटी के लिए इसको बनाया गया है। कब स्थापना हुई? जब डिस्प्यूट होंगे तभी इसकी स्थापना कर दी। तो वो डिस्प्यूट वाले के साथ में इसकी स्थापना कर दी। ICS ID के साथ में मीगा बना दी। कब बना दी? 1966 में। और इसको लेकर और आप क्या याद रख सकते हैं कि ये जो गैर व्यापारिक जो अवरोध होते हैं, नॉन टेरिफ बैरियर, देखो एक व्यापार में अपन ये तो प्रोबेबली अगली क्लास में या फिर इसी क्लास में WTO के बारे में जो डिस्कस करेंगे, तब व्यापार को लेकर दो प्रकार के अवरोध हो सकते हैं, एक टेरिफ और एक नॉन टेरिफ। देखिए चूंकि ये क्लास मेंस की है और मैं केवल इतना ही बोल रहा हूँ जितना परीक्षा में लिख के आना है, 15-15, 18-18 शब्द, इसलिए बहुत ही क्लास ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर करने का है कि आपको चीज़ें 2-1 घंटे में 1 घंटे में चीज़ें आपको बेसिकली क्लियर आ जाएँ दिमाग में कि हाँ भाई इसका रिवीजन हो गया। ऐसे तो फिर इसको जब से क्लास में अपन करेंगे तब तो 12-13 घंटे में बहुत डिटेल के साथ में आराम आराम से चीज़ों को किया जाएगा। अभी केवल अपन इसका मोटा मोटी डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि गैर व्यापारिक जो अवरोध होते हैं उनको कम करेगा और साथ ही साथ में क्या कर सकता है, इसको मैं लिख देता हूँ, गैर नॉन टेरिफ गैर व्यापारिक जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, नॉन टेरिफ बैरियर्स होते हैं, नॉन टेरिफ बैरियर अवरोध, उनको क्या करेगा ये? कम करने का काम करेगा ये। क्लियर हो गया? चलिए अगला, ये व्यापार को कैसा बनाएगा? समतापूर्ण। इसके अलावा कोई और पॉइंट? इसके अलावा याद रख सकते हो कि मुद्रा स्थानांतरण से संबंधित भी काम करेगा। मुद्रा स्थानांतरण भाई 2-3 एक लाइन अगर आपको याद हो जाए बेसिक चीज परीक्षा में तो इतना सफिशियंट है। ठीक। और जो नागरिक उपद्रव होते हैं उनके सेटलमेंट के भी काम करेगा। विश्व बैंक की सीमाएं, क्या आप सीमाओं पर डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से? सीमाएं परीक्षा में सारी सीमाएं नहीं लिख देनी आपको। अगर परीक्षा में पूछता है कि विश्व बैंक सीमाएं क्या है, तो ऐसे है कि इसकी ये तो सब में लिख के आना है। दो चीज़ तो याद रखना, एक तो यूरोपियन देशों का प्रभुत्व है और दूसरा और नियम शर्तें। ये पक्का ही लिख के आना, हर में लिख के आना है, चाहे IMF पूछे, चाहे विश्व बैंक पूछे, चाहे WTO पूछे, सब में क्या लिख के आना है? कठोर 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 वाला याद रखेंगे। ठीक। तो ये सब में लिख के आना कॉमन की कठोर शर्तें हैं। वित्तीय संसाधन कम देता है, वित्त कम देता है और नियम और शर्तें ज़्यादा लगाता है। निजी क्षेत्र को देखिए भाई, सरकारों की बजाय ये निजी क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देता है। क्यों? क्योंकि उनकी रिटर्न्स की अच्छी संभावना होती है, वो ज़्यादा ब्याज देते हैं, तो ये निजी क्षेत्र को ज़्यादा पैसा देता है। विकसित देशों का प्रभुत्व है इसमें, विकसित देशों का प्रभुत्व है। एक चीज याद रखेंगे आप, ये इसको छोड़कर बाकी तो सब तीनों सबकी, चाहे विश्व बैंक आए, IMF आए, चाहे WTO आए, इनमें भी तीनों में सेम का सेम लिख के आना है। और ऋण जो देते हैं उस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है, तो ऋण पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं। भाई जिसको दिया जितना उतना दे सकते हो, ऋण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं। ये आपका हो गया। अंतिम बात करते हैं कि भारत और विश्व बैंक क्या है।
तो भारत एंड विश्व बैंक, इसको लेकर क्या आप सीखते हैं? देखिए, भारत को विश्व बैंक की तरफ से भाई हमेशा से फायदा ही होता रहा है। जैसे अपना एक दो कार्यक्रम में बताता हूँ, सर्व शिक्षा अभियान का आपने नाम सुना होगा, मलेरिया उन्मूलन है, ई गवर्नेंस है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको लेकर विश्व बैंक ने अपने को खूब सारा लोन प्रोवाइड किया है। अपने जो भारत में जो एनजीओ चल रहे हैं, तो एनजीओ के साथ में कार्य करके जो विकासात्मक जो डेवलपमेंट के कार्य वो किए जा रहे हैं, गरीबी बेरोजगारी पर्यावरण से संबंधित काम किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ में 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता करी, उसकी जो मध्यस्थता करी थी, वो भी विश्व बैंक ने करी थी। तो भारत के पॉइंट आप 3-4 लिख के आ जाएंगे। क्या क्या लिख के आ जाएंगे? सर्व शिक्षा अभियान है, SSA सर्व शिक्षा अभियान, मलेरिया है, टीबी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काम किया जाता है, लोन, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने, इसके अलावा एनजीओ के साथ मिलकर डेवलपमेंट के कार्य कर रहा है, इसके अलावा गरीबी बेरोजगारी को कम करवा रहा है, और इसके अलावा 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, उसमें मध्यस्थता विश्व बैंक ने करी थी। समझ में आ गया? ये 4-5 पॉइंट, इससे ज़्यादा लिख के नहीं आना आपको। ये हो गया। अब चलते हैं अगला टॉपिक, और उसका नाम होगा IMF। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए चलते हैं। अब देखने वाले हैं IMF के बारे में। छोटा सा ही है, ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है। क्या क्या पढ़ेंगे IMF के बारे में? इसका गठन पढ़ लेंगे, इसकी संरचना देख लेंगे थोड़ा सा, इसके कार्य देख लेंगे, और इसका कोई वित्तीय सहायता कैसे करेगा, सीमाएं क्या क्या हैं इसकी, भारत के साथ में इसका क्या रिलेशन है, इसको फटाफट बता देते हैं। देखो, इसका जो स्थापना वो यहीं पे याद कर लेते। कब इसका गठन हुआ था? 1945 में। और एक चीज़ और बना था 1945 में, IBRD। तो IBRD के साथ में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे मुख्यालय इसका? वही वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और इसके मेंबर कितने हैं? 189। ये प्री की सी बात था, आपको याद रह जाएगा। संरचना वही सेम है। ऊपरी ऊपर कौन बैठेगा? MD, उसके नीचे EC, इसके नीचे बोर्ड ऑफ गवर्निंग। अच्छा, अब ये कार्य और वित्तीय सहायता देख लेते हैं। तो IMF के कार्य क्या क्या, फंक्शंस क्या क्या है? 4-5 फंक्शंस आपको याद रखने परीक्षा के लिए। अब बात करते IMF के कार्य। पहला IMF का कार्य क्या होगा? पहला काम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन स्थापित करना। जो एक्सचेंज की रेट होती है, विनिमय की दर होती हैं, उनका स्थायित्व, स्टेबिलिटी देना उनमें। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ऐसे समझ सकते, स्थायित्व है, संतुलन, व्यापार के संतुलन की दिशा में काम करेगा। पहली लाइन तो आपको ये बता देनी है। व्यापार का संतुलन कैसे होगा? जब आप किसी को पैसे देंगे। तो दूसरा क्या हो गया? मौद्रिक सहायता। ये विकासशील देशों को क्या करेगा? मौद्रिक सहायता प्रदान करेगा। भुगतान, जब संतुलन आता है, भुगतान का जब संकट का संतुलन संकट आता है, उस समय में ये आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो ज़्यादातर इसका जो IMF का काम है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या रखना? संतुलित रखना। तो संतुलन की दिशा में काम करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। एक मल्टीलेटरल जो पेमेंट सिस्टम है, भुगतान की व्यवस्था है, उसको वो देखेगा। तो बहुपक्षीय भुगतान को देख लेगा। भाई आपको 2 लाइन बहुपक्षीय भुगतान, आपको 2-3 लाइन आपको बस ध्यान रखनी है। पहली बात आप, और ये जो LPG जो है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, इस पर ये काम करता है। कोशिश करता है कि देशों में कौन से सुधार हो? LPG सुधार हो। रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, रोजगार की दिशा में काम करेगा। ये रोजगार सृजन, क्रिएशन की तरफ काम करवाएगा। बात समझ में आ गई है? ट्रेड के लिए जो अवांछित तरीके हैं, उनको कम करने का प्रयास करेगा। कुल मिला के आपको परीक्षा के लिए 3 से 4 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आ गए ये वाला कि IMF के क्या क्या कार्य होंगे।
अब देखते हैं कि इसकी सदस्यता की शर्तें क्या क्या है। तो ये थोड़ा सा अपन फास्ट ही कर रहे हैं, आपको रिवीजन तौर पे करवा रहे हैं, इसलिए इसकी सदस्यता की शर्तें किसको, इसकी दो शर्तें बेसिकली आपको याद रखनी है। पहली शर्त है कि वर्ल्ड बैंक में मेंबरशिप होनी चाहिए। इसका मतलब आईएमएफ का सदस्य, मैं बोल के बता देता हूँ, आईएमएफ का सदस्य वही बनेगा जो विश्व बैंक का सदस्य है, ये तो आपको पता है। और दूसरा, कुछ आईएमएफ में कंपलसरी कोटे का सिस्टम किया गया है, अनिवार्य कोटा आपका होना चाहिए। 3-4 नॉर्म्स और रखे गए हैं, जैसे विश्व की जीडीपी में आपका हिस्सा होना चाहिए, आर्थिक खुलापन आपका होना चाहिए। ये पॉइंट्स दिए जाते हैं। 50 पॉइंट किसके लिए दिए जाएंगे आपको, आपकी जीडीपी में आपका कितना योगदान है विश्व जीडीपी में, आर्थिक खुलापन आपकी कितना है, आर्थिक विविधता कितनी है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कितनी है, और विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कितना है। इन सब पैरामीटर्स के आधार पर आपको विश्व बैंक में क्या दी जाती है, सदस्यता प्रदान की जाती है। तो कभी इंटरव्यू में आपको पूछ ले कि आईएमएफ की सदस्यता किस आधार पर मिलती है, तो बोलना सर दो आधार पर। एक आधार है वो है वर्ल्ड बैंक मेंबरशिप, और दूसरे हैं कि भाई आपका जीडीपी में योगदान कितना है, आपका आर्थिक खुलापन कितना है, विविधता कितनी है, और आपका फॉरेक्स रिजर्व कितना है। अच्छा एक छोटी चीज़ और याद आ गई, वो भी यही बता देते हैं कि जो वित्तीय सहायता है, फाइनेंशियल एड है, वो कितने रूप में दी जाती है, वो दो रूपों में देंगे। एक ऋण जो दिया जाता है वो डॉलर के रूप में, और एक एसडीआर के रूप में। समझ में आ गया क्या? ये 15 शब्द में पूछ सकता है कि एसडीआर पर आपको 15 शब्दों में बताना है। शर्तें दो हो गई, एक तो वर्ल्ड बैंक का वो मेंबर ऑन शेयर, 2-3 आपको और पैरामीटर ध्यान रखना है। एक हाँ, कंपलसरी जो कोटा है, जीडीपी में आपका योगदान कितना है, आर्थिक खुलापन कितना है, आर्थिक विविधता, फॉरेक्स रिजर्व कितना आपके पास में। समझ में आ गई बात? ये हैं अपनी शर्तें, कौन कौन सी कंडीशन है। अब आपको पूछ सकता है कि आईएमएफ में वित्तीय सहायता कैसे मिलेगी, फाइनेंशियल आपको असिस्ट कैसे किया जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा सवाल 50 शब्द में पूछ सकता है। ये सवाल इंटरव्यू में कभी पूछा जाएगा, मेंस में नहीं पूछेंगे कि विश्व बैंक की शर्तें बताओ सदस्यता लेने के लिए, ऐसा संभावना कम है। एसडीआर पर बाकी तो कभी विस्तार से बात करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आधे घंटे का। पर अभी के लिए आप ये शर्तें देख ली। अब अपन देखते हैं कि सहायता कैसे IMF सहायता करेगा, तो रूप में कर सकता है। एक वो कर सकता है जिसकी भुगतान एक यूनिवर्सल भुगतान प्रणाली है, डॉलर। डॉलर में आप ऋण दे सकता है, डॉलर में आपको क्या प्रदान हो सकता है, लोन। और दूसरा जो हेल्प हो सकती है वो एसडीआर। 15 शब्द का सवाल बनता, व्हाट इज एसडीआर, एसडीआर क्या होता है। तो एसडीआर को आपको ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष आरोहण अधिकार। समझ में आ गया क्या फुल फॉर्म होगी। अभी इस पर बात कर लेते हैं। भाई भारत को पैसे चाहिए, आईएमएफ के पास में गए, आईएमएफ किस रूप में दे देगा, डॉलर के रूप में ऋण प्रदान कर देगा। या फिर एक दूसरा तरीका है एसडीआर। अभी एसडीआर क्या, इसको समझना है 15 शब्दों में, 3 वर्ड में। फॉर्म क्या है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कम से कम 2-3 लाइन तो रटी होनी चाहिए कि 1970 में इसको, इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। इसे कागजी मुद्रा कहा जाता है, और 5 करेंसीज हैं इसके लिए, 5 करेंसीज, बस इतना याद रख सकते हैं। और अगर आपको अल्पकालीन ऋण देना है तो वो एसडीआर के रूप में दिया जाता है आईएमएफ में।
तो क्या याद रखेंगे? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। ऐसे एसडीआर ही पूछ लिया आपको तो क्या बताएंगे कि ये आईएमएफ की एक भुगतान की प्रणाली है जो कि 1970 में शुरू की गई, 1970 में। इसे कागजी मुद्रा कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी 5 करेंसी शामिल की गई हैं? पहली है डॉलर, फिर है युआन, पौंड स्टर्लिंग है, यूरो है और येन है। ठीक है, और अंतिम लाइन आप ये लिख देंगे कि जो एसडीआर है, जो आपको लोन दिया जाता है, जो अल्पकालीन जो लोन है, ये अल्पकालीन लोन किस रूप में दिया जाएगा? एसडीआर के रूप में। हो गया। चलिए, अंतिम आपकी एक दो चीज़ें और बची हुई हैं, वो है आईएमएफ जो है इसके सीमाएं क्या क्या हैं या इसकी आलोचनाएं क्या है। तो आलोचना में कुछ लाइन तो फिक्स लिख के आनी है आपको। धनी देशों का क्लब है, लोन के लिए कठोर शर्तें हैं, यूरोपियन देशों का प्रभुत्व है ये, और सबसे पहले लोन तब देगा जब ये कहेगा कि पहले आपके देश में आर्थिक सुधार करो। आप जब इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे उस टाइम अपने डिस्कस किया था कि एलपीजी करवा के अपने से फिर अपने को लोन दिया। आपने सुनी होगी लाइन, सोना गिरवी रख रहे थे, ये रख रहे थे, फिर कहा एलपीजी लेके आओ, और ऐसा। ठीक ऐसे इसकी आलोचना कर देते हैं। आलोचना ऐसे परीक्षा में ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपको कि वो पूछे कि सारी आलोचनाएं लिखो 100 शब्द का देते ना। वो तो ऐसा पूछ सकता है कि साहब विश्व बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है, आईएमएफ की विशेषता, मुद्रा तथा इसकी आलोचनाएं। तब आलोचना में आपको 4 बिंदु लिख के आने हैं। तो पहला बिंदु तो क्या है? धनी देशों का क्लब है। तो ये धनी देशों का क्लब है। एक फिक्स है, कठोर शर्तें रखते हैं ये, कठोर शर्तें। और कठोर शर्तों में एक अच्छी शर्त क्या है? एलपीजी या आर्थिक सुधार जो है, आर्थिक सुधार वो पूर्व शर्त है। समझ में आ गया क्या? पूर्व शर्त। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो विश्व बैंक है उसका जो अध्यक्ष बनेगा वो हमेशा एक अमेरिकी बनेगा, और आईएमएफ का जो अध्यक्ष बनता है वो हमेशा यूरोपियन बनता है, यूरोपियन। इसका अध्यक्ष हमेशा यूरोपियन ही बनेगा, कोई न कोई यूरोपियन। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मताधिकार को लेकर बहुत खामी है। क्या खामी है? इसमें जो वोटिंग के राइट दिए जाएंगे वो आपका कोटा कितना है, उसमें आपने पैसा कितना डाल रखा है, उस आधार पर आपका मताधिकार तय होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका विकसित देश, तो विकसित जो देश हैं उनको मताधिकार ज्यादा इधर। हो गया। उच्च ब्याज दर है, ये लिख देना सब में, उच्च ब्याज दर। सारी कमियां ही नहीं लिखनी है, एग्जामिनर कहीं फिर कमी निकालने लग जाए। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि आईएमएफ और विश्व बैंक में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, अंतर। तो इधर वर्ल्ड बैंक लिख देंगे, उधर आईएमएफ लिख देंगे। क्या क्या अंतर हो सकता है भाई? सबसे पहले तो कि इसका आधार क्या है। जो विश्व बैंक है किस पर काम करता है? ये विकास पर काम करता है। और ये किस पर काम करता है? ये बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर काम करता है। विश्व बैंक की जो ब्याज दर होती है, विश्व बैंक की जो ब्याज दर वो ज्यादा होगी, आईएमएफ की ब्याज दर है वो कम होगी। बैंक है तो ये दीर्घकालीन लोन दे देगा, ऐसा जो लोन होगा वो दीर्घकालीन देगा, और आईएमएफ है वो लोन कैसे देगा? शॉर्ट टर्म के लिए। ये दीर्घ, और ये क्योंकि भुगतान संतुलन के लिए दिया जाता है इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, इसका जो सिस्टम है वो कैसा है? कठोर थोड़ी शर्तें है। इसकी शर्तें क्या? उदार खिड़की, इसलिए लचीली है। इस समूह में 5 हैं, ये केवल अकेले
इसका अध्यक्ष हमेशा यूएसए का व्यक्ति बनता है और इसका यूरोपियन। ठीक है, अब आपके एक बड़ा टॉपिक रह गया कि एक छोटी सी बात और रह गई, वो है कि आईएमएफ और इंडिया की क्या स्थिति है। जैसे विश्व बैंक का आपको बताया कि कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उधर सिंधु जल समझौते में भी उन्होंने मध्यस्थता करी थी। आईएमएफ और भारत को लेकर क्या स्थिति है भाई। आईएमएफ का भारत संस्थापक सदस्य रहा हुआ है, पहली बात तो ये। दूसरा कि भारत को आर्थिक सहायता देता है संकट के समय, कोटे में 8वां बड़ा अपना एक देश है, और दक्षिणी एशिया जो इसमें क्षमता डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आईएमएफ सहायता करता है। एक मुद्दा यहाँ पे और रह गया, वो हो गया WTO। इसको कभी लंबी क्लास में लेके या फिर कोई एक और मैराथन लेके उसमें डिस्कशन कर दिया जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है WTO क्वेश्चन आने की, WTO की संभावना है। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर मुद्दे डिस्कस कर लिए। इधर अपन ने विश्व बैंक के बारे में डिस्कस कर लिया, इधर अपन ने IMF के बारे में डिस्कस कर लिया। तो एक आपको कोप की लिस्ट बना लेना कि भाई कौन सा कोप है, कब का आयोजन किया गया, वो देख लेना। और बाकी कोशिश करेंगे कि परीक्षा के ठीक पहले मतलब 1-2 दिन पहले आपको कुछ करंट से भी थोड़ा सा अपडेट कर दें। समझ में आ गई क्या बात। तो कोशिश तो ऐसी ही रहेगी अपनी कि कुछ चीज़ों को और मैनेज करके चलें अपन। बाकी चीज़ें आपको थोड़ा सा देख लेनी है। ये क्लास है वो YouTube के लिए ही रखी गई है कि आपको कि YouTube पे थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करवा दें। जैसे लगभग सारे सब्जेक्ट रिवाइज करवा रहे, तो ये भी रिवाइज करवा दें आपको। और आप जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे अपन WTO का, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको बैच के बारे में पता लगेगा, इंडियन एजुकेटर ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर दिए हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।